नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एजी न्यूज। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव अब एकदम नज़दीक आ गया है और ऐसे में जो पार्टियां हैं वो अपने लिए बेहतर उम्मीदवार के चुनाव में लगी हुई है और अलग अलग तरह की चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मतदाता भी अपने लिए बेहतर उम्मीदवार के चुनाव में लगे हैं। तो बेहतर उम्मीदवार का चुनाव के लिए कुछ जानकारियां हैं जो मतदाताओं के पास होनी चाहिए, तभी वो अपने लिए बेहतर उम्मीदवार चुन पाएंगे। इन्हीं सभी सवालों के जवाब लिए हम एक नया एपिसोड लेकर आ रहे हैं। हर दिन आपको एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे कि वहाँ का इतिहास क्या रहा है और वहाँ आने वाला जो चुनाव है वो कैसा होगा, मतदाता जो है वो किस आधार पर वहाँ पे मतदान करते हैं। और इन्हीं सभी बातों को विस्तार से समझाएंगे हमारे चैनल के एडिटर भोलानाथ जी हैं हमारे साथ। इन्हीं से विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे और समझेंगे पूरे माहौल को कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है बिहार में कैसा होने वाला है। तो आज हम शुरुआत करेंगे पटना में दो लोकसभा क्षेत्र हैं, एक पटना साहिब और दूसरा पाटलिपुत्रा। तो सबसे पहले हम लोग पटना साहिब से शुरुआत करेंगे और समझेंगे भोलानाथ सर से कि वहाँ का जो चुनाव है वो कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या यहाँ पर स्थिति इस वक्त है, कौन से पार्टी के कैंडिडेट कहाँ से लीड कर रहे हैं और अभी जीते हुए जो उम्मीदवार हैं वो कौन कौन है। तो सबसे पहले लोकसभा की ही बात करें तो लोकसभा में रविशंकर प्रसाद बीजेपी से हैं, वो यहाँ पर जीते हुए हैं लोकसभा में। तो पटना साहिब लोकसभा के अंदर आने वाले 6 विधानसभा सीटों की भी बात करें तो 6 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले बख्तियारपुर की बात करते हैं। बख्तियारपुर से इस वक्त अनिरुद्ध यादव जीते हुए हैं जो राजद से हैं। दूसरा विधानसभा क्षेत्र है दीघा, वहाँ से संजीव चौरसिया जीते हुए हैं, बीजेपी से हैं। तीसरा विधानसभा क्षेत्र है बांकीपुर, बांकीपुर से भी बीजेपी से ही नितिन नवीन जीते हुए हैं। तो वहीं अगर देखा जाए कुम्हरार, तो कुम्हरार से बीजेपी से अरुण सिन्हा जीते हुए हैं। अगला जो विधानसभा क्षेत्र है वो है पटना साहिब, वहाँ से नंद किशोर यादव जीते हैं। हालांकि पिछले बार विधानसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, फिर भी जीत गए थे। लेकिन वहीं अगर देखें फतुहा का तो फतुहा से रामानंद यादव राजद से, यानी कि 6 विधानसभा सीट हैं पटना साहिब लोकसभा सीट में, जिसमें से 2 पर राजद का कब्जा है तो 4 पर बीजेपी का। तो सर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है पटना साहिब का जो लोकसभा क्षेत्र है, जिस प्रकार से देखा जाए लोकसभा में बीजेपी है और विधानसभा में 2 जगह राजद और बाकी जगह पे फिर बीजेपी। देखिए प्रशांत, ऐसा है कि बिहार पटना लोकसभा क्षेत्र राजधानी पटना का लोकसभा क्षेत्र होने से, जो कि बिहार की राजधानी भी है और राजधानी के एक बड़े इलाके को अपने आप में समेटे हुए है, इस लिहाज से पटना साहिब लोकसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरे देश की नज़रें इस पर टिकी रहती हैं, बिहार की तो छोड़ दें बात। वैसे भी यहाँ पर एक से एक दिग्गज पहले चुनावी अखाड़े में उतरते रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, सीपी ठाकुर और कर्नल आर के से रंजीत, सब इन लोग कई बड़ी हस्तियां यहाँ से मैदान में आते रहे, रामकृपाल यादव। लेकिन अभी अगर हम देखें तो जैसा आपने बताया कि जो पूर्वी क्षेत्र के 2 विधानसभा क्षेत्र हैं फतुहा और बख्तियारपुर, वो राजद के कब्जे में है और 4 पश्चिमी क्षेत्र के जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं वो भाजपा के कब्जे में है। तो एक तरह से अभी जो हम डिलिमिटेशन की बात करें जो 2008 में आया था, तो उसके बाद से 2009 से पटना साहिब और पाटलिपुत्र 2 लोकसभा क्षेत्र, इसमें ये लोकसभा क्षेत्र बटा पटना लोकसभा क्षेत्र। तो अभी अगर हम देखें तो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का एक तरह से डोमिनेंस रहता है। यही वजह है कि भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वह किसी को भी उतार देगी तो वो जीत जाएगा। अगर थोड़ा सा महत्व के लिहाज से और देखें तो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र एक बहुत ही बड़े मतदाता वर्ग के लिए अगर के लिहाज से देखें तो व्यापारी वर्ग और कायस्थ समाज के लोग बहुत आयत में हैं। तो उस लिहाज से दूसरे विपक्षी गठबंधन का वहाँ पर बहुत अधिक दिलचस्पी भी नहीं रहती है, चूँकि ये माना जाता है कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से भाजपा किसी को भी उम्मीदवार बनाएगी तो वह जीत जाएगा। तो ऐसे में अभी जो हैं वह रविशंकर प्रसाद हैं और उनके मुकाबले में अभी कौन आता है देखना है। थोड़ा सा अभी हमारे प्रशांत जो हैं थोड़ा आपको बता देंगे कि पिछला इतिहास किस किस उम्मीदवार के और किसके किसके जीतने का रहा है, कौन कौन मुकाबले में रहे हैं। प्रशांत चलिए तो देखते हैं 2008 में जो परिसीमन हुआ था उससे पहले पटना लोकसभा में जो कब्जा था वो राजद का देखने को मिला था। वहां से लालू के सबसे करीबी उस समय माने जाते थे रामकृपाल यादव, वो चुनाव में उतरे थे और सीपी ठाकुर को हराए थे 2004 में। उसके बाद 2008 में परिसीमन हो गया। परिसीमन होने के बाद 2009 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ और तब से
पटना के दोनों ही क्षेत्र, पाटलिपुत्रा की बात करें या फिर पटना साहिब की बात करें, वहां से राजद का सफाया हो गया। पटना साहिब बीजेपी का अभेद्य किला बन गया, तो वहीं पर जो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र है वहां पर लालू जैसे बिहार के सबसे बड़े सूरमा पटकनी खा गए। उसके बाद लालू की बेटी वहां से हाथ आजमा रही है पाटलिपुत्र से, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वहां से कोई खास सफलता मिलता नजर नहीं आ रहा। तो हम समझते हैं कि जो कौन कौन इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स वहां से जो बड़े नाम हैं उतरे हैं, उस पर एक नज़र डाल लें। तो मैं आपको बता दूं कि 2009 में शत्रुघ्न सिन्हा उतरे थे बीजेपी के टिकट से, और उनके सामने अगर कहा जा रहा था कि कोई बड़ा चुनौती देने वाला कोई नेता है, तो वो उस समय निकल कर आ रहे थे शेखर सुमन। हालांकि शेखर सुमन कुछ खास नहीं कर पाए, तकरीबन 11% से कुछ ज़्यादा ही मत ला पाए थे, यानी कि बीजेपी ने पूरी तरीके से सफाया कर दिया, शत्रुघ्न सिन्हा ने पूरी तरीके से सफाया कर दिया। उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा पर अपना भरोसा जताया, शत्रुघ्न सिन्हा फिर से पटना साहिब से उतरे, लेकिन इस बार उनके सामने का जो प्रतिद्वंदी था वो बदल गया। इस बार भोजपुरी के स्टार रह चुके कुणाल वो उतरे थे, कुणाल भी कुछ खास नहीं कर पाए। फिर उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा को ऐसा लगने लगा कि जो लोकसभा पटना साहिब है इसमें हमारा एक छत्र राज हो गया है, और उसके बाद कुछ गतिविधियां उनकी पार्टी ने देखी जिससे पार्टी खुश नहीं थी, और वो बगावत पर उतर गए शत्रुघ्न सिन्हा, और भाजपा छोड़कर वो विपक्ष से टिकट लेकर वहां से चुनाव में उतरे, और भाजपा ने उनके जगह पर मौका दिया रविशंकर प्रसाद को। रविशंकर प्रसाद धूल चटा दिए शत्रुघ्न सिन्हा को। उनके मन में जो चल रहा था कि हमारे लिए जो सबसे सुरक्षित क्षेत्र है पटना साहिब, वो उनका जो भ्रम था वो भी टूट गया। और उसके बाद यही सब कुछ जो है वो अभी तक देखने को मिला है, और अभेद्य बना हुआ। और देखें कि उसमें बड़े चेहरे जो हैं वो कौन कौन रहे थे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से मैदान में उतरे हैं, रामकृपाल यादव जब पटना साहिब नहीं बना था तब यहाँ से जीते, सीपी ठाकुर यहाँ से चुनाव लड़े, कुणाल चुनाव लड़े, उसके बाद शेखर सुमन चुनाव लड़े। तो इन सभी के लड़ने के बाद अब सवाल ये है कि रविशंकर प्रसाद जब हैं तो आगे की तैयारी क्या? प्रशांत, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपने अभी भी बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा इस विधानसभा क्षेत्र में एक तरह से समझ लिए थे कि मेरी जीत तो सुनिश्चित है, मुझे कौन हरा सकता है, और पार्टी को टिकट देना मेरी मजबूरी है, देना उनकी मजबूरी है। तो जब सीपी ठाकुर से मेरी एक बार बात हो रही थी तो उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से कहा था जब दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा, कि उनके लिए वोट मांगने जाने पर लोगों के बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि ये फिल्मी बाबू हैं और क्षेत्र में आते ही नहीं हैं। और इस बीच जब ये ऐसा लगा कि शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कट सकता है, तो उनके कुछ बयान भी ऐसे आए कि जो कि भाजपा नेतृत्व को, आला कमान को गवारा नहीं हुआ, स्वीकार नहीं हुआ, और उसके बाद से ये बात संकेत में आने लगी थी कि इस बार उनका टिकट कट सकता है। और अंततः हुआ भी यही। टिकट कटने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा नाराज होकर के कांग्रेस का दामन थाम लिए, लेकिन कोई खास अपना जलवा दिखा नहीं पाए। इसके बाद से अगर आप बिहार की राजनीति पर गौर करें तो शत्रुघ्न सिन्हा भी आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े, और अभी आसनसोल के लोकसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ से सांसद हैं। तो अगर आप इन टोटल अगर देखें तो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र भाजपा के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहता है, कि उस एक चुनौती इस मायने में कि भाजपा को अपना गढ़ बचाए रखना है। अगर कहीं पर कोई लंबे समय से कोई पार्टी रहती है तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि अपने गढ़ को बचाए रखे। तो लोग पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि भाजपा अपने किसी को भी उम्मीदवार उतार देगी, उसको लोग जिता देंगे, क्योंकि क्षेत्र का सामाजिक समीकरण कुछ इस तरह का है। व्यापारी वर्ग, कायर समाज का हमने पहले भी बताया, और दूसरे जो सवर्ण समुदाय के वोटर्स हैं वो वैसे भी भाजपा को ज़्यादा वोट करते हैं, ज़्यादा लाइक करते हैं। तो ये सब मिला करके भाजपा के लिए अब तक ये आया है कि उसके यहाँ से जीत मिलती रही है। तो सबसे बड़ी एक चुनौती भाजपा के लिए ये रहेगी कि इस गढ़ को बचाया जाए। अभी जैसा आपने सवाल किया कि आने वाले समय में इस लोकसभा चुनाव में अब क्या होगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और इसके पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि 2009 में जब पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र बटा और दो अलग अलग पाटलिपुत्र और पटना साहिब बना, तो पाटलिपुत्र से लालू यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं। और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि रंजन यादव ने उनको हराया था। ये वही रंजन यादव हैं जो कि एक समय लालू यादव के साथ हुआ करते थे।
और चारा घोटाला तमाम चीज़ों में कई तरह के आरोप प्रत्यारोपों से घिरे रहे। लेकिन जब वही दोनों अलग अलग खेमे से मैदान में आए, चुनावी अखाड़े में आए, तो उन्होंने लालू यादव को पटकनी दे दी। लालू यादव उस समय छपरा से भी चुनाव लड़ रहे थे, इस लिहाज से वो वहाँ से जीते और वो लोकसभा क्षेत्र में गए। लेकिन रिजल्ट ये रहा कि पाटलिपुत्र क्षेत्र से रंजन यादव ने उनको पटकनी दे दी। अब आते हैं, जैसा आपने सवाल किया कि आने वाले समय में अब क्या संभावनाएं हैं, किसको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। थोड़ा सा आप इसको ये देख लें कि अगर आप शत्रुघ्न सिन्हा को देखें तो शत्रुघ्न सिन्हा भी कायस्थ समाज से आते हैं, और पटना साहिब के जो 6 सेगमेंट हैं उसमें से 2 कम से कम ऐसे सेगमेंट हैं, मध्य पटना और पटना पश्चिम बांकीपुर जो अब नाम लिया जाता है, वहाँ पर कायस्थ समाज की बहुलता है। तो उस लिहाज से पटना सिटी में भी कायस्थ समाज अच्छी संख्या में है, तो उस लिहाज से पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा रहे थे, और इस बार रविशंकर प्रसाद फिर आए, वो भी कायस्थ समाज से हैं। और अभी जो नाम जो आ रहे हैं, जो नए नाम आ रहे हैं, उसमें ऋतुराज सिन्हा वो भी कायस्थ समाज से हैं, और नितिन नवीन वो भी कायस्थ समाज से हैं। नितिन नवीन के बारे में आपको बता दें कि वो नवीन कुमार सिन्हा के पुत्र हैं, और उनके आकस्मिक निधन के बाद वो राजनीति में आए थे, और राजनीति में उन्होंने भी ठीक ठाक अपना काम किया। अभी वो भाजपा के संगठन में भी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं अगर ऋतुराज सिन्हा की बात करें तो आर.के. सिन्हा जो कि भाजपा के संस्थापक सदस्य हैं, उनके पुत्र हैं, और अभी बिहार से अगर एकमात्र संगठन में कोई नेता हैं, राष्ट्रीय संगठन में, नेशनल संगठन की बात मैं कह रहा हूं, तो एकमात्र भाजपा से नेता ऋतुराज सिन्हा हैं जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं, और उनको उनके मतलब क्षेत्र में उनका लगातार भ्रमण और अन्य कार्यक्रम भी होते रहते हैं, तो इसलिए उनका नाम भी बहुतायत में मतलब बहुत सारे लोगों की जुबान पर है, चर्चा में आ रहा है पार्टी सर्किल में भी कि उनको भी मौका दिया जा सकता है। तो आपको मैंने बताया कि ऋतुराज सिन्हा भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, और इस लिहाज से उनकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी भी रही है, नितिन नवीन की रही है। तो अभी एक रविशंकर प्रसाद यहाँ से सिटिंग सांसद हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि रविशंकर प्रसाद, ऋतुराज सिन्हा और नितिन नवीन में से किसको भाजपा आलाकमान मौका देती है। वैसे आपको बता दें कि यह सीट भाजपा के ही खाते में रहेगी। अगर भाजपा बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से कि अभी जो खबरें आ रही हैं वो 17 लोकसभा सीटों पर भाजपा का अपना दावा बन रहा है। उसके हिसाब उसमें एक पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र भी है। तो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में अगर आप देखें तो ये 3 उम्मीदवार प्रमुखता से सामने आ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद, ऋतुराज सिन्हा और नितिन नवीन। अब इसमें से देखना दिलचस्प होगा कि किस पर पार्टी अपना दाव लगाती है, अपने चुनावी गढ़ को बचाने में किसको सामने लाती है। प्रशांत, 2 चीज़ें हैं, एक बार फिर से चलने से पहले डिस्कस करेंगे कि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र जो है वो क्यों तिलास्म बन गया राजद के लिए, और एक चीज़ है कि यहाँ से भाजपा क्यों नहीं उखड़ पा रही है। देखिए, इसके थोड़ा सा पृष्ठभूमि में आप जाएं, जो लिमिटेशन हुआ था 2008 में, 2008 से पहले 2004 तक के चुनाव तक ये लोकसभा क्षेत्र पटना लोकसभा क्षेत्र ही था। उसी से डिवाइड होकर के पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र बने। जब तक पटना एक लोकसभा क्षेत्र था, तो उसमें अगर थोड़ा सा आप उसको भौगोलिक स्थिति को समझें, तो एक तरफ जहाँ पटना सिटी का एक बड़ा इलाका था, पटना पश्चिम, बांकीपुर, ये सब इलाके थे जो कि कायस्थ बहुल थे, और दूसरे फिर पटना साहिब का एक व्यवसायी वर्ग था। वहीं अगर आप पाटलिपुत्र जो बटा, तो पहले तो ये भी पटना में ही था, तो अगर पाटलिपुत्र को देखें तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत संख्या भूमिहार समाज यानी ब्रह्मर्षि समाज की थी, और ग्रामीण क्षेत्रों में यादव की भी अच्छी बहुलता है। वैसे अगर यादव की बहुलता के रूप में देखें तो पटना साहिब में भी अच्छी संख्या है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से देखें, तो वहाँ पर यादव की और भूमिहार समाज की अच्छी बहुलता है। तो वो ये पहले जब पटना एक था तब ये बड़ा चुनौतीपूर्ण सीट हुआ करता था, क्योंकि एक तरफ अगर भाजपा के वोटर हैं तो दूसरी तरफ दूसरे विपक्ष के भी वोटर उसी हिसाब से रहते थे, तो एक बड़ा बैलेंस फिगर बनता था। लेकिन अभी जो के माहौल में जो है अगर देखें तो पाटलिपुत्र सीट पर यादव समाज और भूमिहार समाज बहुतायत में है। इवन ये होता है कि जो सीपी ठाकुर पहले एक बार राजद से चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी अब जब भाजपा के में ज्वाइन किया और भाजपा के नेता बने, तो फिर वो अब भाजपा के लिए जब प्रचार करने जाते हैं तो भूमिहार समाज से भी भाजपा के ही पक्ष में वोट करने की अपील करते हैं।
तो अगर रामकृपाल की जीत होती है, आपको थोड़ा सा बता दें, इसमें लालू यादव की बेटी मीसा भारती 2 बार राजद से उम्मीदवार रही थी। तो दोनों बार जब चुनाव में जब ये दोनों दिग्गज सामने आए, रामकृपाल और मीसा भारती, तो रामकृपाल के पास यादव का भी वोट था, लेकिन भूमिहार समाज के वोट जो है उनको मिल जाए तो वही एक डिसाइडिंग फैक्टर था। निर्णायक बिंदु वही था कि ब्रह्मर्षि समाज का वोट रामकृपाल को मिले, तभी वो अपना बेड़ा पार कर सकेंगे। थोड़ा सा अगर हम लोग इसके पृष्ठभूमि में जाएं तो पिछले बार के लोकसभा चुनाव में जब पाटलिपुत्र का हुआ था तो मात्र 35,000 वोट से मीसा भारती को ये रामकृपाल यादव हरा दिए थे। काउंटिंग के समय एक समय ऐसा भी आया था जब लगा था कि बहुत टफ मुकाबला है और शायद रामकृपाल यादव हार जाएं, लेकिन अंततः फिर किसी तरह से वो लोकसभा क्षेत्र में 35,000 का अंतर बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन वो जीते। अब जहाँ तक पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में अब जो मौजूदा स्थिति बनेगी उसमें तो राजद के उम्मीदवार रहेंगे ही, लेकिन पटना साहिब के उम्मीदवारी के रूप में देखें तो विपक्ष या राजद का उम्मीदवार एक खानापूर्ति के रूप में रहता है, एक औपचारिकता बस रह जाती है, क्योंकि विपक्ष को खासकर राजद या कांग्रेस को ये लगता है कि ये सब लोकसभा सीट भाजपा के चंगुल से निकालना, भाजपा के कब्जे से निकालना बहुत आसान नहीं है, इसलिए खानापूर्ति टाइप के हो सकता है। अभी तक कोई नाम, ऐसा बड़ा नाम चर्चा में नहीं है जिसको कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से उतारा जाए। पटना ग्रामीण जो कि पाटलिपुत्र क्षेत्र है, वहाँ से तो तय है कि मीसा भारती या लालू परिवार से कोई और या किसी को उतारा जाएगा, लेकिन पटना साहिब में जब हम जाते हैं तो स्थिति थोड़ी सी बदल जाती है। उसमें विपक्ष का, राजद और कांग्रेस, अगर दो हम लोग बड़े धड़ों को देखें तो अभी तक कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं आया है कि किसको वहाँ पर उम्मीदवार उतारा जा सके। तो अभी जैसा प्रशांत बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम लोगों को देखना इंतजार करना होगा, दिलचस्प रहेगा कि भाजपा से कौन सामने, ये राजद से कौन सामने आता है। भाजपा से तो इन्हीं 3 उम्मीदवारों में से ज़्यादा उम्मीद है कि किसी एक को टिकट दिया जाए, लेकिन राजद या कांग्रेस से कौन आता है ये थोड़ा सा देखना होगा। प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आज के लिए पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र, अगला वीडियो जो हमारा आएगा उसका भी आप लोग बेसब्री से इंतजार कीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ही दिलचस्प बातें निकल कर आएगी। उसमें भी हम दोनों आपको बताएंगे विस्तार से कि पाटलिपुत्रा का जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर कैसा चुनाव रहने वाला है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।